बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बेटा जी, आज के टॉपिक में हमने पढ़ना है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने इनको स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ न्यू डार्विनिज्म जो है, मैं आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि इसकी डेफिनेशन जो है मैं आपको लिख के दूंगा अच्छी सी। तो यहाँ न्यू डार्विनिज्म से इसको स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह एविडेंस जो है उनको आज कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा जो है मैं आपको स्केचेस का दे दूँ कि जो एवोल्यूशनिस्ट हैं, एवोल्यूशन को मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि एवोल्यूशन सच्ची है, एवोल्यूशन हुई है। यानी जो ऑर्गेनिज़म आज जिस तरह मौजूद हैं ये इस तरह नहीं पैदा हुए, बल्कि इनके जो अनसेस्टर्स जो हैं, इनके जो फोरफीदर्स जो हैं वो किसी और तरह के होते थे। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अडॉप्टेशन हुई, चेंजेस आई, म्यूटेशन आई, तो हम करंट फॉर्म में आज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी हम उनका नतीजा है। तो ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। बिकॉज वी आर द बिलीवर्स ऑफ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, वी आर द क्रिएशनिस्ट। जिस तरह अल्लाह ताला ने यानी नेचर ने हमको पैदा किया है, हम आज भी उसी फॉर्म में मौजूद हैं और आज के बाद भी इसी तरह हम रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एवोल्यूशन नहीं हुई। मेरे नबी पाक का ज़माना देखा जाए तो वो इतने खूबसूरत थे, सीनो जमील थे, अल्लाह ताला कुरान पाक में उनकी कसमें उठाते हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनको कितना हुस्न दिया था, पूरी दुनिया में नहीं है। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो एवोल्यूशन कहते हैं कि यानी ये बंदरों वगैरह से पता नहीं किस किस से रिलेट करते हैं कि एवोल्यूशन हुई है, हम हमारे इंसेस्टर वो थे, तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, एक बात मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि अगर आप एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं किताबों से, यानी डिफरेंट आर्टिकल से, रिसर्च पेपर को ट्रोल करोगे, आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि एवोल्यूशन सच कह रही है, एवोल्यूशन हुई है। क्योंकि एवोल्यूशन जिस तरह के आपको आर्गूमेंट्स देगी, आप जो है वो उसमें बिल्कुल गुमनाम होकर रह जाएंगे। आप कहेंगे कि नहीं नहीं एवोल्यूशन हुई है, नहीं, क्योंकि वी आर द बिलीवर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, हमारा जो मज़हब है हमें बिल्कुल सिखाता है कि हमने इंसान को, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं ना कि हमने इंसान को बेहतरीन और आसान तरीके से पैदा किया है। तो इसको पढ़ना हमारी मजबूरी है, हम पढ़ लेंगे इसको। तो न्यू डार्विनिज्म से इसको स्टार्ट करते हैं। न्यू डार्विनिज्म या सिंथेटिक डार्विनिज्म भी जिसको कहते हैं, द डार्विन्स थ्योरी, द डार्विन थ्योरी इज़ मॉडिफाइड इनटू द न्यू ब्रांचेस ऑफ साइंस। ठीक है, जो डार्विन की थ्योरी हमने कल पढ़ी थी, अब उसको नई नई ब्रांचेस में मॉडिफाई किया गया। जिस तरह डिस्कवरी हुई, जेनेटिक्स के ऊपर काम किया गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर, पैलेंटोलॉजी के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर, तो इन सब के साथ उसको मिक्स करके जो डार्विन की जो नई थ्योरी है उसको न्यू डार्विनिज्म का नाम दिया जाता है। कह रहा है कि डार्विन्स थ्योरी इज़ मॉडिफाइड इनटू न्यू ब्रांचेस ऑफ साइंस, जैसा कि जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, इकोलॉजी, सच मॉडिफाइड थ्योरी इज़ नोन एज न्यू डार्विनिज्म। तो ये बिल्कुल आसान से लफ्ज़ों में आपको याद रहेगी, इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, जिसके बाद है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। तो कल एक एविडेंस हमने पढ़ लिया था बायोजियोग्राफी, दूसरे जो एविडेंस है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको पैलेंटोलॉजी से। तो पैलेंटोलॉजी है क्या? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, स्टडी ऑफ पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ। ऑर्गेनिक लाइफ यानी पास्ट में, माजी कदीम में, यानी जो ऑर्गेनिज़म गुजर गए हैं विद द हेल्प ऑफ फोसल रिकॉर्ड। जब वो मरकब जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो फोसल्स हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं, इज़ नोन एज पैलेंटोलॉजी। तो हम इस ब्रांच को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। जिसमें ये ब्रांच है, यानी जिसमें ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम फोसिल्स को स्टडी करते हैं, वो पैलेंटोलॉजी कहलाती है। अब फोसिल्स क्या चीज़ है? फोसिल्स भी मैं आपको यहाँ डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, तो ये फ़र्क आ जाता है। ये बात का तो आपने इसको अच्छे से देखना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैलेंटोलॉजी एंड फोसिल। फोसिल्स आर एक्चुअल रिमेन्स आर ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये बाकियात हैं ऑर्गेनिज़म के, जो ऑर्गेनिज़म मर खप जाते हैं उन ऑर्गेनिज़म के ये बाकियात हैं, विच में बी प्रिजर्व्ड, जो महफूज हो जाते हैं, इन सैंड, रेत में, अर्थ क्रस्ट में, इन आइस, बर्फ़ वगैरह में। तो यहाँ आपको क्लियर कट करता जाऊँ, जो बर्फ़ एक ऐसा मीडियम है जो डेड बॉडी यानी उधर पोलर रीजन्स के अंदर प्रिजर्व होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व होती है। वहाँ डेड बॉडी की जो डिकम्पोजिशन है ऑलमोस्ट ना होने के बराबर कह लें। अच्छा जी, कह रहा है कि ये इम्प्रेसिव एविडेंस है। अगर सारे एविडेंस को देखा जाए तो ये जो आपके पास पैलेंटोलॉजी है, फॉसिल से आप जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि इनके अंदर सिमिलरिटीज़ है या नहीं है, तो ये आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक इम्प्रेसिव एविडेंस है इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की फेवर में ये आपने याद रखना है, ठीक है।
तो ये बिल्कुल इसी तरह आज भी आपने देखा होगा कि न्यूज़ में या डिफरेंट चैनल्स के ऊपर आपको पता चलता होगा कि नहीं जी, वहाँ से एक नया फॉसिल डिस्कवर हुआ, वहाँ से एक नया फॉसिल डिस्कवर हुआ। तो जब भी एविडेंस बनाना होता है, उन्होंने क्या करते हैं, उस फॉसिल्स को लेते हैं और उस फॉसिल्स के यानी हिस्टोलॉजी, टिश्यू कंपोनेंट, सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं और आज जो रिसेंट फॉर्म में जो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं यानी उनसे फिर रिलेट करते हैं कि यानी इसमें कोई सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती। अगर पाई जाए तो वो बड़ा ही एक इम्प्रेसिव सा वो एविडेंस आ जाता है इनके पास। अच्छा जी, उसके बाद है कंपैरेटिव अनाटॉमी। तो एनाटॉमी हमें पता है कि यानी जो हमारी बॉडी के अंदर की जो खिदो खाल हैं उनको हम एनाटॉमी कहते हैं। तो कंपैरेटिव अनाटॉमी, हम एनाटॉमी को भी कंपेयर करके जो है वो इसी तरह उन्होंने इसको भी एविडेंस बनाया हुआ है। तो कह रहा है कि स्टडी ऑफ कंपैरेटिव अनाटॉमी, जो कंपैरेटिव अनाटॉमी की स्टडी है ऑफ द एनिमल्स की, ऑफ एनी ग्रुप, चाहे वो कोई भी ग्रुप है एनिमल्स का, शोज दैट वो ज़ाहिर करती है इन स्पाइट ऑफ मैनी सुपरफिशियल डिफरेंसेस। कह रहा है कि बजाय कि बहुत सारे सुपरफिशियल उनमें इख्तलाफात फ़र्क हों, देयर बॉडीज़ आर बिल्ट ऑफ सेम फंडामेंटल प्लान ऑफ स्ट्रक्चर। अब उनके दरमियान बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी पाई जा सकती हैं उनके स्ट्रक्चर के दरमियान। अगर तो उन्हें यानी सिमिलरिटीज़ ज़्यादा मिल जाएँ तो वो समझते हैं कि यानी इस ऑर्गेनिज्म का और जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं इन दोनों का आपस में कोई गहरा तल्लुक है, गहरा रिलेशन है। यानी आज हमें भी यानी अल्लाह माफ़ करे रिलेट करते हैं कि बंदरों वगैरह से हमारी जो है नस्ल चली है। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया है कि यानी हमारा जो है वो जेनेटिक मेकअप जो है उसको यानी कंपेयर किया गया है। ये तो हमें पता है ना कि यानी आज जितने बंदरों की जो अक़साम नस्लें हैं, ये पता नहीं ये हदीस ज़ईफ़ है या किस तरह, यानी कि पैगंबर की कौम थी उसके ऊपर अल्लाह ताला का इल्ज़ाम आया तो उनकी शक्लें बिगड़ गई थी। और ये जो आपको रिच नज़र आते हैं इनके बारे में भी इसी तरह रेफरेंस के अंदर आता है कि इनकी भी शक्लें बिगाड़ दी थी। तो एक्चुअली कसूर उन लोगों का नहीं है, वो लोग जो हैं वो कुरान पाक और इस तरह की तालीमात से बहुत ज़्यादा दूर हैं। अच्छा जी, उसकी एग्जांपल दी गई है यहाँ कंपैरेटिव अनाटॉमी की। यहाँ इसको आपने अच्छे से समझना है। यहाँ दो तीन तीन चार पॉइंट हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है। अच्छा, सबसे पहले एनालॉगस जो स्ट्रक्चर होते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन से होते हैं। कह रहा है कि ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जिस तरह कह रहा है कि विंग ऑफ बैट, लेग ऑफ डॉग, आर्म ऑफ मैन, फ्लिपर ऑफ वेल, ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं। कह रहा है कि डिफरेंट ड्यू टू देयर फंक्शन के लिहाज से ये डिफरेंट है। अब जो विंग का बैट का विंग है वो उसको ग्लाइडिंग के काम आता है, डॉग की जो टांग है वो भागता है उससे, हमारा जो आर्म है हम उसे डिफरेंट काम लेते हैं, फ्लिपर ऑफ व्हील ये उसकी यानी स्विमिंग में इन्वॉल्व होता है। अब यानी देखा जाए तो फंक्शनल लिहाज से कोई भी फंक्शनल चीज़ यानी हर किसी का फंक्शन डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन कह रहा है कि बट हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही है। तो इस एनालॉगस स्ट्रक्चर को कहता है कि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वो होती है यानी जिसमें फैली हुई चीज़ें एक नुक्ते पे इकट्ठी हो जाएं। अब वो कहता है कि बहुत ज़माना पीछे चले जाएं तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है ये एक ही चेन के अंदर आ रहे थे, यानी इनका जो कॉमन एक पॉइंट था एक था, फिर इनको एनवायरनमेंट डिफरेंट मिला। जैसे जैसे इनको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला तो इन्होंने अपने आप को उसी एनवायरनमेंट में अडॉप्ट किया और बिल्कुल उसी तरह जैसा इनको एनवायरनमेंट मिला इन्होंने अपने बॉडी स्ट्रक्चर का वैसा ही यूज़ शुरू कर दिया। अब जैसे बैट है, इसने ग्लाइडिंग करनी थी, इसने और तरह यूज़ किया। अब डॉग है, उसने भागना था, उसने टांग का और तरह यूज़ किया। अब हैं तो ये सारे कह रहा है कि यानी हमारे लिम्ब भी है ना, बैट का भी लिम्ब है, कुत्ते का भी लिम्ब है, हमारा बाजू का भी विंग है, वेल का भी लिम्ब है सारे लिम्ब्स ही। तो यानी उनको यूज़ वो डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं, फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन कह रहा है कि उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। तो ये एक बड़ी तगड़ी उन्होंने जो है वो एक जवाब बनाया हुआ है, आर्गूमेंट बनाया हुआ है जो एवोल्यूशनिस्ट हैं। तो इसको कहता है कि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, यानी इसमें पीछे चले जाएँ तो सारी चीज़ें जो हैं वो एक कॉमन एक पॉइंट पे जाके इकट्ठी हो जाती हैं। यानी ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं अगर इन सारी चीज़ों का पीछे से यानी एक कॉमन देखा जाए तो पॉइंट एक ही है जहाँ से ये चली थी, दिस इज़ नोन एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं। होमो मीन सेम, लोगोस मीन स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स विच आर फंक्शनली डिफरेंट, ऐसे जो फंक्शनली डिफरेंट हों बट स्ट्रक्चरली लाइक, लेकिन स्ट्रक्चरली क्या हों वो लाइक, यानी इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एनालॉगस होते हैं वो कह रहा है कि फंक्शनली सिमिलर होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरली जो है वो ऑपोजिट होते हैं।
तो ये कह रहा है कि यार एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, तो ये किसकी एग्जांपल है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की। अब इट्स मीन कि जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होती है एक नुक्ते से ये फैल जाती है, यानी ये सारे फैली हुई चीज़ें एक नुक्ते पे इकट्ठी हो रही थी, तो ये एक नुक्ते से फिर फैल जाती हैं डिफरेंट एंगल्स की तरफ। दिस इज़ नॉन एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो अच्छा, उसके बाद यहाँ उसने एक और भी चीज़ मेंशन की है, वेस्टिजल ऑर्गन क्या चीज़ है? वेस्टिजल ऑर्गन जो है ये उन ऑर्गन्स को कहा जाता है जो कि ज़माना कदीम के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में जिनको समझा जाता था कि ये फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, लेकिन आज जो हैं ये बिल्कुल फंक्शनलेस हो गए हैं, तो उनको वेस्टिजल ऑर्गन कहा जाता है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स जो है इसकी बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल है और इसके अलावा जो है एक कोकस जो है जिसको टेल बोन कहा जाता है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। कोकस जो है उसको भी वेस्टिजल ऑर्गन्स का नाम दिया जाता है। तो ये भी होमोलोगस कोकस है, इसको भी होमोलोगस के अंदर ही ले आ रहा है। उसी तरह कुछ स्नेक्स वगैरह जो हैं कह रहा है कि उनके जो ईयर मसल्स हैं वो रिड्यूस्ड हो चुके हैं, ये भी वेस्टिजल ऑर्गन्स हैं। अच्छा, इन दोनों के बारे में मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये जो अपेंडिक्स है ना, जिनके बारे में कहते हैं कि ये वेस्टिजल ऑर्गन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ जो है वो रायगा पैदा नहीं की। लेटेस्ट जो रिसर्च है उस रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कुछ लोग स्पेशली लोगों के लिए जो अपेंडिक्स को रिमूव करवा देते हैं, हाँ अलबत्ता उनकी मजबूरी बन जाती है, इसमें इन्फेक्शन हो जाने की वजह से अपेंडिक्स को कटवाना पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल याद रखें कि जिन लोगों की बॉडी में अपेंडिक्स मौजूद होती है उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही तगड़ा होता है। तो ये यानी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो समवट इन टॉक्सिसिटी होती है, जो भी इस तरह का मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी के हमारे इम्यून सिस्टम को टी लिम्फोसाइट्स को ख़राब कर सकता है, ये उसको अपने अंदर ले जाके उसको डिटॉक्सीफाई कर देती है तो ये अपेंडिक्स को बिल्कुल रिमूव नहीं करवाना चाहिए, बिल्कुल उस स्टेज पे जाके जहाँ हमें पता चले कि ये अब हमें तंग ही करेगी फिर इसको रिमूव करवा देना चाहिए। अदरवाइज़ ये बिल्कुल अपने जहन में रखें कि अपेंडिक्स जो है हमारी बॉडी में बिल्कुल जो फंक्शनलेस नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तरीके से मौजूद है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है ये। अच्छा, उसके बाद मैं एक कोकस जो है जिसको टेल बोन कहते हैं इसके बारे में भी बता दूं। ये यहाँ जो है एक हदीस भी है कि रोज़े महशर में अल्लाह ताला जब हम इंसानों को उठाएंगे, तो एक कुरान पाक में इसकी तफसीर कुछ इस तरह मौजूद है कि अल्लाह ताला जब सबको रोज़े महशर में अपने सामने इकट्ठा करेंगे, तो उसकी एक आवाज़ पे सारे ऐसे खींचे चले जाएंगे जिस तरह, ये तशरीह कुछ इस तरह तफसीर मौजूद है कि जिस तरह बकरियों का जो चरवाहा होता है वो अपनी बकरियों को आवाज़ देता है, उसकी एक आवाज़ पे उसकी सारी बकरियां उसके पीछे इधर उधर जो है उसके इशारों पे खींची चली आती हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी रोज़े महशर में जब हमको बुलाएंगे तो सारे अपनी अपनी कब्र में जहाँ पे जो सोए हैं वहाँ से उठेंगे। अच्छा, तो यहाँ जो है यहाँ भी जो है वो रेफरेंस मौजूद है कि यानी जो हमारी हड्डियाँ इकट्ठी होगी, उन हड्डियों पे गोश्त चढ़ेगा, गोश्त और सारे हम जिस तरह कब्र में डाले गए थे उसी तरह जो है हम इकट्ठे होंगे और अल्लाह ताला के सामने जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताने लगा हूँ, हमारी बॉडी में सारी चीज़ें जो हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं, गल सड़ जाती हैं, लेकिन सिवाय एक जो कोकस जिसको टेल बोन कहा जाता है वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती, चाहे वो 1 लाख साल भी यानी जो है वो मिट्टी में पड़ी रहे। तो यहाँ से बात मैं बढ़ाऊँगा, जो मैं आपको कुरानी आयत का रेफरेंस दिया है कि उसी कोकस टेल बोन जो है जिसको कहा जाता है उसी के ऊपर सारी हड्डियाँ इकट्ठी होंगी, उसी के ऊपर पर मांस लगेगा और फिर हम उसी एग्जिस्टेंस फॉर्म में जो जिस तरह हमें कब्र में फेंका गया था, सॉरी डाला गया था, फिर अल्लाह ताला के सामने जो है वो जाके वो हम इकट्ठे होंगे। तो अब देखो कि कितना ये ज़बरदस्त किस्म का जो है इस्लाम ने हमें ये एक आर्गूमेंट दिया गया है और एवोल्यूशनिस्ट जो हैं उन्होंने इसको वेस्टिजल ऑर्गन के अंदर रखा हुआ है कि ये वेस्टिजल ऑर्गन है, तो ये बिल्कुल गलत है अच्छा, उसके बाद है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है कि जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं ना जो आपस में मिलते जुलते हैं, वो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी स्टेजेस के दरमियान उनके अंदर सिमिलरिटीज़ होती हैं। जैसे कह रहा है कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ क्लोजली सिमिलर एनिमल्स ऑर्गेनिज्म शो द सिमिलर स्टेजेस, वो आपस में सिमिलर स्टेजेस जो हैं वो शो करते हैं ये आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है, वहाँ से आपको ये अच्छे से समझ जाना चाहिए अब। अच्छा जी, उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब है कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक ही तरह के यानी लिविंग कंपोनेंट लिविंग मैटर से मिलके बने, जिस तरह कह रहा है कि डीएनए है, प्रोटीन है, एटीपी एक्स्ट्रा है। ऑल ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज सेम लिविंग मॉलिक्यूल, जैसा कि डीएनए, प्रोटीन, एटीपी एक्स्ट्रा इससे मिलके बने होते हैं। तो ठीक है, उसके बाद में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी देख लें तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड इस तरह के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो मिलके उसकी बॉडी को बना रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। एविडेंस जो है आ जाते हैं समटम, किसी न किसी पे नोट है वो दे देता है, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।